सोलो लेवलिंग के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सॉरी, कल मैं घर पे नहीं रहूंगा तो हो सकता है कल का वीडियो ना आए, लेकिन परसों से वीडियो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा जिन के साथ थॉमस आंद्रे का बहुत बुरी तरह से फाइट होता है और आखिरकार जिन नेशनल लेवल हंटर थॉमस आंद्रे को बहुत बुरी तरह से हराता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम जिन को देखते हैं। वो उसी हॉल में आ रहा था, पर उसे देखने का नजरिया अब सबकी पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि उसी ने थॉमस आंद्रे द नेशनल लेवल हंटर, जो कि दुनिया का अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर हंटर था, उसको हरा दिया है, वो भी बहुत आसानी से। इसीलिए हम देखते हैं सभी उसको देख रहे होते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था थॉमस आंद्रे जैसा नेशनल लेवल हंटर, जिसे कि आज तक कोई छू नहीं पाया, उसको इसने बस एक ही बार में, एक ही पंच में हरा दिया था। उसी हॉल में हम देखते हैं जिन एक जगह जाके बैठता है, उसे सारे के सारे लोग देख रहे होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे हंटर्स आए हुए हैं। तभी स्टेज पे एक डॉक्टर आता है और वो कहने लगता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ब्लेजर। आप लोगों को तो पता ही होगा, रिसेंटली बहुत सारे गेट्स अपीयर हो रहे हैं और उनमें से बहुत सारे पावरफुल बीस्ट भी आ रहे हैं। पर शायद आपको एक बात पता नहीं है, हम लोगों को आसमान में भी कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज मिले हैं। पता नहीं वहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, पर वहाँ पे एक ही जगह पर माना कंसंट्रेशन हो रहा है और वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ जा रहा है। मैं इसको एक नाम देना चाहूँगा, मैगिस्फीयर। तब तक के लिए जब तक इसका कोई ऑफिशियल नाम नहीं हो जाता। आप ये जो मैप में सारे कंट्रीज देख रहे हो, ये यहाँ पे देखा जा रहा है, पर 9 जगह है जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा और सबसे हाई लेवल में देखा जा रहा है। और पता है उनमें से सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड किस जगह पे है? सियोल, साउथ कोरिया में। ये साउथ कोरिया का नाम सुनते ही सारे के सारे लोग जिन की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं, ये बंदा, क्या इसने तो कुछ नहीं किया? डॉक्टर कहता है, आप लोगों को मिस्टर संग की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर वो ये कर पाता, वो कुछ अलग ही लेवल का होता। जिनको देखते हैं वो सोचने लगता है, टोटल 9 प्लेसेस, क्या ये 9 मोनार्क्स से जुड़ा हुआ तो नहीं है? वो डॉक्टर ऐसे ही बातें करने लगता है, पर तभी वहाँ पे हम ब्रेनन को देखते हैं। वो आके कहता है, डॉक्टर ब्लेजर, क्या आपका कंप्लीट हो चुका है? मुझे थोड़ा कुछ कहना है। डॉक्टर ब्लेजर वहाँ से चले जाते हैं। ब्रेनन कंटिन्यू करते हुए कहता है, मुझे आप सबके सामने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2 हफ्ते पहले क्रिस्टोफर रीड, उसे किसी ने मार दिया है। ये बात सुन के सारे लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि क्रिस्टोफर रीड एक नेशनल लेवल का हंटर था और एक नेशनल लेवल के हंटर को मारना तो दूर, उसको छूना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, पर कोई ये भी सोचने लगता है शायद नए जो अवेकेंड बीइंग्स आ रहे हैं वो नेशनल लेवल हंटर्स से भी ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। और ये बात करते ही तभी सभी के सभी जिनबू के तरफ देखने लगते हैं, जिनको भी हम बहुत ज़्यादा सीरियस देखते हैं। ब्रेनन कंटिन्यू करते हुए कहता है, क्रिस्टोफर रीड, उसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, पर उससे पहले ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जिस कंक्लूजन में हम लोग पहुँचे हैं, वो है कोई एक है जो कि इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ये सुनकर जिन सीरियस होता है, क्योंकि उसे पता है अब क्या आने वाला है। ब्रेनन स्क्रीन में सबको दिखाते हुए कहता है, सस्पेक्ट एस। उसकी फोटो देख के सब बहुत ज़्यादा चौंकते हैं और सब सोचने लगते हैं, ये बंदा तो संग जिनबू की तरह दिख रहा है, क्या वही तो नहीं है? पर अब सभी उसकी तरफ देखने में भी डर रहे हैं। अगर वो लोग वहाँ पे देखेंगे, उसको घूरेंगे, तो शायद वो उन्हें मार देगा, क्योंकि उनके हिसाब से ज़्यादातर एशियन फेसेस एक ही जैसे होता है। जीन अपने फादर की फोटो देख के थोड़ा सा गुस्सा होता है और सोचने लगता है, क्यों, ये मेरे ही पापा को होना था। कामिश की बात याद आता है, उसने कहा था इस दुनिया में कुछ हंटर्स हैं जिनके पास रूलर्स की पावर है। वो और ज़्यादा सैड होता है और सोचने लगता है, मुझे कोई आइडिया नहीं रूलर्स ने ऐसा क्यों किया, एक बीस्ट जो कि मेरी पापा की तरह दिखता है। मिस्टर ब्रेनन कंटिन्यू करते हुए कहता है, सस्पेक्ट एस, उसको एक डेंजर में पाया गया था, यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल था, स्कैवेंजर गिल्ड के एक मेंबर को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। और इसीलिए हमें लगता है कि हाई पॉसिबिलिटी है कि उसके जैसा बाकी बंदे भी हैं जिन्होंने मिल के वहाँ पे क्रिस्टोफर रीड को मारा है। पर अब तक हम प्रूफ के साथ कोई कंक्लूजन में नहीं पहुँच पाए हैं। और तभी वो सारे क्लिप्स चलाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर ब्रेनन होंग डोंगसो के साथ फाइट का क्लिप्स चलाने लगते हैं, जिनको थोड़ा सा शक होता है और वो सोचने लगता है वो कुछ कह रहे हैं। और तभी उसे सुनाई देता है, अगर तुमने कभी कोरिया में पैर रखा, ये मेरे बेटे के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, तुम्हें अपने मौत के बाद भी शांति नहीं मिलेगा। ये सुन के उसे कुछ हंचेस होता है, वो सोचने लगता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी ग्रीड को बुलाता है, मतलब होंग डोंगसो को बुलाता है और वो कहता है, आपकी हंच ये करेक्ट है माई किंग, वो आपके ही पापा है। उसकी बात सुनकर जिन सोचता है, ये आदमी
डेफिनेटली मेरे पापा है। मिस्टर ब्रेनन कहता है हम प्लान कर रहे हैं इसे पकड़ने के लिए और हम आप सब से मदद मांगते हैं, आप सब भी हमारी मदद करें इसे पकड़ने में। तभी एक बंदा क्वेश्चन करते हुए कहता है क्या कोई ऐसा प्रूव है कि वो ह्यूमन नहीं है? वो कहता है उसका माना वो कोई ह्यूमन जैसा नहीं बल्कि बीस्ट जैसा है। दूसरा आदमी क्वेश्चन करता है और कहता है क्या ये जो सस्पेक्ट आप बोल रहे हो, ये सस्पेक्ट इसने क्लेम नहीं किया था कि ये ह्यूमन है, बस डेंजन के अंदर फंस गया था, और क्या वो कोई रियल पर्सन था? मिस्टर ब्रेनन हाँ कहता है। ऐसे ही वहाँ पे सब कोई सवाल करने लगते हैं, अगर वो एक रियल पर्सन है तो उसका आइडेंटिटी क्यों नहीं दिया जा रहा है? पर ब्रेनन इन सबको इग्नोर करते हुए कहता है क्योंकि ये जो हंटर है उसका कनेक्शन आज किसी के साथ है, इसीलिए हम उसका आइडेंटिटी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लिu ज़िगंग कहता है क्या आपको लगता है उसकी आइडेंटिटी नहीं बोलने पर ढूंढने में हमें आसानी होगा? सब कुछ छोड़िए, मैं डायरेक्टली ही पूछता हूँ, वो जो बीस्ट है क्या उसका कोई कनेक्शन है मिस्टर संग जिनबू के साथ? ये सुन के ब्रेनन थोड़ा सा चौंकते हैं, हैरान होते हैं, पर तभी कहते हैं वेल मिस्टर लिu, अगर आपने गेस कर ही लिया है तो मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इंटरोगेशन के दौरान सस्पेक्ट एस को आइडेंटिफाई किया गया कि वो मिस्टर संग जिनबू का पापा है। ये बात सुन के सारे हंटर्स विस्पर करने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। तभी लिu ज़िगंग पूछता है मिस्टर संग तुम क्या करोगे अगर सस्पेक्ट एस तुम्हारा मिसिंग फादर निकला तो, और सारे के सारे हंटर्स उन्हें मारने के लिए, उन्हें हंट करने के लिए निकल जाए तो? ये क्वेश्चन पूछते ही सारे के सारे हंटर्स, सारे लोग वहाँ पे उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी जिन कहता है ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है कि हंटर्स हंट करेंगे, मगर सस्पेक्ट एस कोई बीस्ट हुआ तो मैं खुद उसे मारूंगा, वो भी अपने हाथों से। पर अगर वो रियली मेरे फादर हुए, कोई बीस्ट नहीं, तो फिर सिंपली मैं हर एक उस हंटर्स को हंट करूंगा जो कि उनके पास आने की कोशिश करेंगे। मैं अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए मुझे सारे के सारे हंटर्स को मारना क्यों ना पड़े, सारे दुनिया के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं मिस्टर एडम कहते हैं आप वहाँ पे सीरियस थे जो आप बोल रहे थे? जिन कहता है बिल्कुल मैं सीरियस था। ये सुन के एडम थोड़ा सा हंसते हुए कहता है मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे ये सच में विश्वास नहीं हो रहा है। आपने वहाँ पे 120 कंट्री से आए हुए 500 टॉप रैंकिंग हंटर्स के बीच इस बात को बोला। क्या आपको पता है ऐसी बातें और एक हंटर करके बच के निकल जा सकता है? ये बात सुनने के बाद जिन कहता है कौन है वो? वो हंसते हुए कहता है और कोई नहीं, जो कि अभी हॉस्पिटल में है। तभी मिस्टर एडम कहता है सर आज के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया है, अगर आप फ्री हो तो आप आ सकते हो हमारे यहाँ पे। ब्यूरो ने बहुत ही मुश्किल से उसका इंतज़ाम किया है। पर तभी जिन सामने देख के थोड़ा सा चौंकता है क्योंकि उसके सामने लिu ज़िगंग आ रहा था। सारे के सारे लोग उसे देख के या तो कंफ्यूज या खुद में ही बातें कर रहे थे। तभी लिu ज़िगंग कुछ कहता है जो कि जिन को समझ में नहीं आता, इसीलिए वो एडम से पूछता है। एडम कहता है वो कह रहा है कि चाइना के कोस्ट लाइन पे उसने एक जाइंट को हराया था। उसे चाइनीज बोलते देख के जिन कहता है क्या तुम चाइनीज भी बोल सकते हो? एडम हंसते हुए कहता है वेल मैं एशिया रीजन का इंचार्ज हूँ तो मुझे तो एशिया के लैंग्वेज में फ्लुएंट होना ही पड़ेगा, है ना? जिन कहता है ठीक है, वो जो भी बोल रहा है मुझे बताते रहो। तभी लिu ज़िगंग को देखते हैं, वो बोलने लगता है। मिस्टर वाइट उसकी बातों को ट्रांसलेट करने लगता है। वो कहता है ऑल राइट, मिस्टर लिu कह रहे हैं कि वो जायंट्स की ताकत को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए थे, यहाँ तक कि उन्हें एक बीस्ट को हराने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल झेलना पड़ा था, और आप जो कि इतने सारे बीस्ट को, इतने सारे जायंट्स को अकेले ही आसानी से हरा दिया था, तो उन्हें आपसे मिलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो आपसे बहुत दिनों से मिलना चाहते थे, यहाँ तक कि वो आपसे ये भी कह रहे हैं जो थॉमस के साथ आपने किया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि गलती तो उसी की थी। उसकी इतने सारे बातें सुन के जिन कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये बंदा बहुत ज़्यादा ग्रम्पी या फिर बहुत एटीट्यूड वाला है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं। और तभी देखते दोनों हाथ मिलाते हैं। उसके बाद लिu ज़िगंग कुछ कहता है जो देख के मिस्टर वाइट थोड़ा सा शॉक होते हैं। लिu ज़िगंग जाने के बाद मिस्टर वाइट कहता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि सस्पेक्ट एस आपके पापा ना निकले। उसने कहा कि वो आपसे कभी भी आपसे फाइट नहीं करना चाहता। जिन कहता है इट्स ऑल राइट। तभी वहाँ पे मिस्टर ब्रेनन आता है और कहता है मिस्टर सॉन्ग अकेले में मैं कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग उसके साथ चले जाते हैं। वहीं पे सामने हम मिस सेलेनर को देखते हैं। जिन उसे देख के चौंका हुआ है। मिस सेलेनर कहती है बहुत दिन हो चुके हैं मिस्टर सॉन्ग, है ना? जिन उसे देख के चौंका हुआ है और सोचने लगता है ये तो वही अपग्रेडर है ना, नॉर्मा सेलेनर। पर वो यहाँ पे क्या कर रही है? और कहता है हाँ, पर मैं आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मिस सेलेनर तभी थोड़ा सा सीरियस होती है और कहती है लेटली मैं बहुत सारे ड्रीम्स देख रही हूँ कि सारे के सारे हंटर्स उनको कोई हंट डाउन कर रहा है, और कुछ दिन बाद देखती हूँ कि वो सारे सपने
वो सारे ड्रीम्स सच हो रहे हैं। जिन पूछता है क्या क्रिस्टोफर उसके साथ भी यही हुआ था? तभी ब्रेनन कहता है हमने उसे वार्न किया था, उसने हमारी बात नहीं सुना था और रिजल्ट वो तो हमारे सामने ही है। ये बात सुन के जिन थोड़ा सा सीरियस होता है। मिस सेलनर कंटिन्यू करते हुए कहती है पावरफुल हंटर्स जो कि हमारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो मरते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। जो उन्हें मार रहे हैं, जो बींग्स मार रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी तरीके से रुकने नहीं वाले। जिन कहता है तो आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, मुझे वार्निंग देने के लिए? मिस सेलनर कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करो, तुम उन सारे हंटर्स को प्रोटेक्ट करो। ये बात सुन के जिन पूरी तरह से चौंकता है। तभी सेलनर कंटिन्यू करते हुए कहती है अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि जिसे मारा जा रहा है उनकी फेसेस को याद रखने की, पर बहुत कोशिश के बाद भी मैं बार बार फेल हो रही हूँ और इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाया। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी एबिलिटी की मदद से देखने की कोशिश करूँगा सपने के अंदर ही कि वो कौन है। ये सुन के जिन थोड़ा सा चौंकता है और कहता है इसका मतलब आपने जब मेरी आंखों में देखा था? सेलनर कहती है हाँ, मुझे लिमिटलेस पावर मिला। मैं जब उस चीज़ की तरफ देख रही थी मुझे अभी भी बहुत विविडली वो याद है। वो बात याद आने के बाद मेरा बॉडी मुझसे कंट्रोल नहीं होता। वो आइस जब उसकी आंखों से मेरी आंख मिली। जिन पूछता है क्या कहा था उसने? वापस जाने के लिए और वेट करने के लिए। वार का नाम सुनते ही जिन पूरी तरह से चौंकता है और सोचने लगता है कि ये वही है जो किंग ऑफ जायंट्स ने मुझे कहा था, द बैटल बिटवीन रूलर्स एंड मोनार्क्स। तो फिर वो सारे हंटर्स वो किसके तरफ है? मिस सेलनर कंटिन्यू करते हुए कहती है मैंने वही पावर तुम्हारे अंदर देखी थी। जिन सोचने लगता है क्या उसने मेरे अंदर शैडो मोनार्क्स की पावर को देखा है? तभी मिस्टर ब्रेनन कंटिन्यू करते हुए कहता है ये जो सारे बीइंग्स हैं नॉर्मल हंटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसीलिए उनसे लड़ने के लिए किसी ऐसे पावरफुल ह्यूमन को ही जाना पड़ेगा जो कि तुम हो। हाँ, पहले तो हमें ये विश्वास करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, पर अब हमें तुम पर कोई शक नहीं है क्योंकि तुम्हारे फाइट थॉमस आंद्रे के साथ देखने के बाद हम पूरी तरह से श्योर है तुम सबको सेफ रख सकते हो। पर हाँ, ये मत सोचना कि ये फ्री में है। हम जानते हैं ये फ्री में नहीं हो सकता। हम कुछ भी देने के लिए तैयार है। तुम अगर चाहो तो जो रून स्टोन है कामिश की कॉप से जो मिला था हमें, वो ले सकते हो। वो ही सबसे कीमती खजाना है जो कि हमारे पास है। मिस्टर संग, तुम्हें तो पता ही है जो हंटर्स उन्हें इस दुनिया में ग्रेट पावर्स के साथ नवाजा गया है वो ही इस दुनिया को सेफ रखते हैं, पर अगर वो ही नहीं रहेंगे तो ये दुनिया पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। पर तभी जिन कहता है आई एम सॉरी। ये सुन के वो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है क्या? पर क्यों? क्या ये मिस्टर आंद्रे की वजह से है? जिन कहता है नहीं, ये इसीलिए है क्योंकि मुझे पता ही नहीं मैं किसके खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ। ये बात कह के वो वहाँ से जाने लगता है, पर कुछ दूर जाने के बाद ही पीछे घूमते हुए मिस्टर वाइट को कहता है मिस्टर वाइट, क्या आप मुझे उन सारे हंटर्स की लिस्ट दे सकते हैं जिन्हें मुझे प्रोटेक्ट करना है? ये बात सुनकर मिस्टर वाइट बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। कुछ देर बाद हम इवेंट में देखते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हैं, बहुत सारे हंटर्स आए हैं क्योंकि ये हंटर्स की पार्टी है। तभी हम जिन्हो को देखते हैं। जिन पूछता है तुम्हारी बॉडी अब कैसा है? जिन्हो कहता है बहुत बेहतर सर, पहले से बहुत बेहतर। और पता है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आपने मेरे लिए थॉमस आंद्रे को हरा दिया है। तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे हंटर्स जिन और जिन्हो को देख रहे थे। जिन को देख के सोचने लगते हैं ये बंदा कुछ अलग ही लेवल का है, ये हमारे सामने खड़ा हुआ है फिर भी इसकी प्रेजेंस हमें नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे जो बंदा है उसे ही प्रोटेक्ट करने के लिए इसने आंद्रे तक को मारा है। तभी एक बंदा वहाँ पे आता है और कहता है हेलो मिस्टर संग, आपने जिन सारे जाइंट्स को मारा है आप चाहे तो मैं उन सबको डिस्पोजल के लिए ले सकता हूँ। मेरा बिजनेस यही है। देखिए मैं ये काम नहीं संभालता, आप जिन्हों से बात कीजिए, वो मेरा वाइस गिल मास्टर है तो वही सारे बिजनेस का काम संभालता है। इसके बाद कुछ देर बाद हम जिन्हों को उस आदमी से बात करते हुए देखते हैं। उसे बात करते हुए देख के जिन थोड़ा सा स्माइल करते हुए सोचने लगता है मेरा वाइस गिल मास्टर पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो चुका है। तभी वहाँ पे मिस्टर वाइट आता है और उसे वही सारे लिस्ट देता है जो जिन ने उसे मांगा था। वहाँ पे सारे के सारे हंटर्स की रैंकिंग दिया हुआ था उनके अचीवमेंट के बेस पर। जिन पूछता है तो ये जो सारे बंदे हैं यही है हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो फिर मुझे ये बताओ मैं इनमें से कहाँ पे रैंक करता हूँ? मिस्टर वाइट कहता है अगर आपके विक्ट्री और आपके जो जाइंट्स के साथ लड़ाई है उन सबको कंसिडर करा जाए तो शायद 3 या फिर 4 नंबर प्लेस पे होंगे। जिन तभी सारा लिस्ट देखता है। पहले लिस्ट में है थॉमस आंद्रे, सेकंड पे है लियू जिगांग, थर्ड पे है क्रिस्टोफर रीड एंड फोर्थ पे है इंडिया से सिद्धार्थ बच्चन। पर हम सबको पता है उसको नाम याद रखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए वो अपने सारे शेडोज को वहाँ पे हर एक हंटर्स पे नज़र रखने के लिए भेज देता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे थॉमस आंद्रे आने लगता है
उसे देख के जिन सीरियस होता है। मिस्टर बू कहता है मिस्टर संग, पर जिन कहता है डोंट वरी। थॉमस आंद्रे उसके हाथ अभी भी टूटा हुआ है। वो आते हुए कहता है संग जिनबू, मुझे तुमसे एक चीज़ पूछना है। मुझे ये बताया गया है कि मेरा जो ये हाथ है ये इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि हीलर्स इसे हील नहीं कर सकते। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी यही कहा है। हाँ, हो सकता है मेरा हाथ स्लोली रिकवर हो रहा है। तुम मुझे ये बताओ, मुझे पता है तुम सिर्फ मुझे हराने में नहीं मुझे मार भी सकते थे, पर क्यों तुमने मुझे नहीं मारा और मेरे गिल्ड उनको भी नहीं मारा। यहाँ तक कि मेरे गिल्ड से एक भी आदमी नहीं था जो कि मरे थे, सिर्फ होंग डोंगसो को छोड़ के, क्योंकि उसी ने ये सब स्टार्ट किया था। पर मुझे ये बताओ तुमने क्यों सबको छोड़ दिया, सबकी जान बख्श दी। जिन कहता है क्योंकि तुम में से किसी ने भी इतना ज़्यादा क्राइम नहीं किया था कि उसके लिए मुझे तुम्हें मार ना पड़े। आंद्रे थोड़ा सा सीरियस होता है और तभी सर घुमाते हुए वहाँ से जाने लगता है और कहता है समझ गया, मैं होंग डोंगसो का फ्यूनरल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है उसने बहुत ज़्यादा क्राइम किया है, पर हो सके तो एक बार वहाँ पे आ जाना और उसे प्रॉपर फ्यूनरल दे देना। ऑल्सो मेरा हाथ ठीक होने के बाद चलो कहीं पे बैठते हैं और कुछ खाते वाते हैं। अगर तुम्हें सच में चाहिए तो मेरा मैनेजर से नंबर ले लो, हम टच में रहेंगे। उसके जाने के बाद हम उसके असिस्टेंट लॉरा को देखते हैं। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है माफ़ करना, वो थोड़ा सा शर्मीले हैं। मिस्टर सॉन्ग, अगर ये ज़्यादा नहीं है तो प्लीज़ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं ताकि मिस्टर आंद्रे आपसे बात कर सके और आपको गिफ्ट भेज सके। और आपको अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। पर जिन कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर लॉरा नहीं मानती और कहती है मिस्टर आंद्रे किसी के इनडेप्थ में नहीं रहना चाहते, इसीलिए प्लीज़ आप कुछ तो मांग लीजिए। जिन कहता है अगर वो सच में ही कुछ देना चाहता है तो एक अच्छी सी डैगर दे दे। ये सुन के लॉरा कहती है एक डैगर, समझ गया सर, थैंक यू सो मच। तभी मिस्टर वाइट उसे सारे के सारे हंटर्स से मिलने के लिए कहता है, पर जिन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सबके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। पर मुझे ये बताओ इनमें से एक बंदा गायब क्यों है, यहाँ पे 6 बंदे क्यों है। ये सुन के मिस्टर वाइट बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या आपको कैसे पता। और जिसकी बात आप कर रहे हो ना सर, उससे कुछ ही दिन पहले हमने कॉन्टैक्ट खो दिया है। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट वो उसे ढूंढ रहे हैं, पर किसी को कुछ भी नहीं पता। जिन ये सुन के थोड़ा सा सीरियस होता और सोचता है तो हमने उसे ऑलरेडी खो दिया, इसका मतलब अब सिर्फ 7 लोग बचे हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम हंटर एसोसिएशन कोरिया में देखते हैं। मिस्टर गो को देखते हैं, अपने दिल पे हाथ रखे हुए कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ मुझे पता है, मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी मुझे कह दिया था मैं 6 महीने के अंदर मरने वाला हूँ। पर देखो साल और साल बीतते गए, पर अब तक मैं बिल्कुल अपने जगह पे ठीक ही हूँ। मिस्टर गो की बीवी फ़ोन करते हुए कहती है सब ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है हनी बिल्कुल सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होना ही। पर तभी उसे कुछ महसूस होता है, कुछ ऐसा जिसे कि वो महसूस करना नहीं चाहता था। पूरी तरह से हैरान होते हुए सोचने लगता है व्हाट द हेल, ये कैसे हो सकता है। और तभी उसके सामने हम मोनाको फ्रॉस्ट को देखते हैं। वो बैठा हुआ है और उसे देखते हुए स्माइल करे जा रहा है। मिस्टर गो सोचने लगता है क्या मैं उससे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, पता नहीं क्यों उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ। वो इस तरह का ओपोनेंट है जिसे मैं हैंडल नहीं कर सकता। तभी मोनाको फ्रॉस्ट को देखते हैं, वो अपने हाथ में बर्फ़ को लाते हुए कहता है ये जगह कम्प्लीटली कट ऑफ हो चुका है बाहर की दुनिया से। ये सुन के मिस्टर गो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और सोचने लगते हैं क्या मैं सपना देख रहा हूँ। तभी वो मोनाक उस पर अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं उसकी मिस्टर गो के कंधे पे लगता है और तभी बाहर से बर्फ़ बाहर निकलने लगता है। उनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। मोनाको फ्रॉस्ट हंसते हुए कहता है क्या इसका दर्द तुम्हें फील हो रहा है, क्या अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम सपना देख रहे हो। मिस्टर गो कहता है ऑल राइट, मैं समझ गया कि ये रियलिटी है, पर मुझे ये पूछना है तुम आखिर कौन हो। मोनाको फ्रॉस्ट ये सुन के कहता है मुझे तो लग रहा था कि तुम सबसे पहले मुझे रिकॉग्नाइज कर लोगे, पर अब तो लग रहा है कि तुम जस्ट एक ह्यूमन हो। ये सुन के मिस्टर गो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहता क्या जस्ट ए ह्यूमन मतलब। वो मोनाक कहने लगता है मुझे तुम्हारे इस वीक रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना असली चेहरा दिखाओ। फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, क्या तुम्हें डर लग रहा है तुम्हारी वजह से तुम्हारी इस वेसल को नुकसान पहुंचेगा। वैसे भी ये तो बहुत जल्दी मरने ही वाला है। अगर तुम अपनी ट्रू पावर को छुपा रहे हो, तुम डर रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। और तभी देखते हैं वो उस पर अटैक कर देता है और वहाँ पे बहुत ज़ोर से एक ब्लास्ट होता है। वो मोनाक कहता है एट लास्ट हम मिल ही चुके हैं। और तभी मिस्टर गो के वहाँ पे देखते हैं उनकी आंखें बहुत ज़्यादा जलने लगता है। वो मोनाक वहाँ पे उस पर फिर से ब्लास्ट करने लगता है, पर तभी
मिस्टर गो को देखते हैं वो सिर्फ अपनी हाथों के मदद से उस ब्लास्ट को डिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग का ग्लास टूट जाता है। और तभी मिस्टर गो को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो मोनाक कहता है द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। मिस्टर गो भी इस लैंग्वेज में कहता है तुमने मेरे ऑफिस को आइसोलेटेड किया है, मैं सच में तुमसे इम्प्रेस हुआ। और दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा कि अब जो बात कर रहा है ये मिस्टर गो के अंदर जो फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट का जो हिस्सा है वो बोल रहा है, मतलब वो भी संग जिनबू थॉमस आंद्रे की तरह एक वैसल है। मोनाको फ्रॉस्ट कहता है मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, पर मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि तुम एक ब्रोकन वैसल के अंदर ट्रैप्ड होगे और अपने पावर्स को तक इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और क्या तुम्हें पता है हमने तुम लोगों में से सातों के सातों बंदे को ढूंढ लिया है और उन्हें मारते जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें भी डिस्ट्रॉय करूंगा, तुम्हारे वैसल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुन के मिस्टर गो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं अगर सच में तुम्हें लगता है आ जाओ मोनाको फ्रॉस्ट। वो मोनाक उस पर हमला कर देते हैं, पर मिस्टर गो आसानी से उसकी अटैक्स को डॉज करता है। यहाँ तक कि वो सारे आइस उनको टच करता है, उनको छूता है, पर उनको कुछ भी नहीं कर पाता। मिस्टर गो तभी देखते हैं उस मोनाक की तरफ बहुत ही स्पीड से दौड़ते हुए उसको बहुत खतरनाक एक पंच मारता है, पर वो मोनाक उसकी अटैक को आसानी से डॉज करते हुए उस पर फिर एक रिपीट हमला करता है, पर मिस्टर गो भी उसकी हमले को डॉज करता है और फिर उस पर और एक बहुत खतरनाक पंच करने लगता है। पर मोनाको फ्रॉस्ट वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा आइस की शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से उसकी अटैक से बच जाता है। पर मिस्टर गो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और एक बार पंच मारते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो आइस टूटते हुए उस फ्रॉस्ट को उसकी अटैक लगता है। तभी मिस्टर गो को देखते हैं उनकी बॉडी कमज़ोर होते जा रहा है और वो सोच रहे हैं मुझे जल्दी सेटल करना ही होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। मोनाको फ्रॉस्ट को देखते हैं वो हंस रहा है उनकी अटैक्स को देख के, पर तभी मिस्टर गो की बॉडी वो कमज़ोर होने लगता है, वॉवेल करने लगता है। मिस्टर गो यानी उनके अंदर का फ्रैगमेंट ऑफ लाइट सोचने लगता है क्या यही मेरी लिमिट है, यही इस बॉडी की लिमिट है। मोनाको फ्रॉस्ट हंसते हुए कहता है क्या अपने इस वैसल से सिर्फ तुम इतना ही कर सकते हो, हाउ डिसअपॉइंटिंग फ्रैगमेंट ऑफ लाइट। और तभी देखते हैं वो उस जगह से बहुत ही स्पीड से इंस्टेंटली ट्रांसफ़र होते हुए मिस्टर गो के पास आता है और उनकी छाती के अंदर से एक आइस की तलवार बाहर निकल देता है, जो कि मिस्टर गो के बॉडी के आर पार हो जाता है। उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। मिस्टर गो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मोनाको फ्रॉस्ट हंसते हुए कहने लगता है आई वंडर कितना और ज़्यादा टाइम लगेंगे तुम्हें एक नया वेसल ढूंढने में, 1 साल 2 साल। अनफॉर्चुनेटली हमारी आर्मी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। पता है तुम्हारी मिस्टेक क्या थी? तुम्हारी मिस्टेक इस दुनिया को बचाने के बारे में सोचना था। क्या तुम्हें सच में लगा था तुम ऐसे ही हमें हरा पाते? तभी मिस्टर गो को देखते हैं वो तभी थोड़ा सा हंसने लगते हैं और अपने बॉडी में घुसा हुआ उसी आइस के टुकड़े को लेता है, बाहर निकलते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे फाइट करने के बारे में क्यों सोचा? जैसे कि तुम्हारे पास अपना प्लान्स है, हमारे पास भी अपना क्रूशियल वेरिएबल्स है। ये सुन के मोनाको फ्रॉस्ट थोड़ा सा चौंकते हैं और कहते हैं क्या वेरिएबल्स, ये क्या है? तभी मिस्टर को एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट उस मोनाक की तरफ करता है, पर वो मोनाक उसे भी डिस्ट्रॉय करता है। पर वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए उस दीवार यानी उसके बैरियर में ही क्रैक कर देता है। मोनाको फ्रॉस्ट सोचने लगता है सच में ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज वन था, पर क्या यही तुम्हारी ट्रम्प कार्ड था? मिस्टर गो हंसते हुए कहता है हाँ यही था। और तभी उस बैरियर में क्रैक होते हुए देखते हैं उस बैरियर के अंदर बहुत बड़ा सा एक होल हो जाता है। वो मोनाक को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रहा था क्या तुमने सिर्फ इसी के लिए ये किया, इससे क्या कोई डिफरेंस होगा? तभी मिस्टर गो कहता है अभी, और उसके ये कहते ही हम देखते हैं मिस्टर गो की बॉडी से एक शैडो चीटी निकल के उसी होल से बाहर चला जाता है। ये देख के वो मोनाक बिल्कुल समझ नहीं पाता और कहता है क्या डेजिन्स ऑफ कियोस ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पर उसके जाते ही उसका एक ब्लैक आफ्टर इमेज देखता है। ये देख के वो पूरी तरह से शॉक होता है और सोचने लगता है क्या ये उसी बिल्डिंग से वो जंप करता है और उस चीटी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ पे बहुत एक खतरनाक हमला करता है। पर तभी वो सामने देख के चौंकता है और कहता है तुम तो। और तभी वहाँ पे हम जीन को देखते हैं जिसने उसकी इतने खतरनाक हमले को सिर्फ अपने एक हाथों से रोक दिया था। और तभी देखते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उसके गले को पकड़ते हुए कहता है क्या हो तू, क्या कोई आइजेल्स? सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड कल नहीं आएगा, कल मेरा काम है,
सो कल मैं बाहर रहूँगा। सो अगले दिन आएगा, अगले दिन से कंटिन्यू होगा। अगर आपको देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।